पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली का सम्मेलन चल रहा है। ये सम्मेलन 19 से 23 अक्टूबर तक CICG यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जिनेवा में आयोजित किया गया। इसमें दुनिया भर के 28 से अधिक देशों के सांसद, नीति निर्माता और प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत से भी कई सांसद इसमें शामिल हुए। इनका मकसद है सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और कई मुद्दों पर पारस्परिक संवाद। लेकिन खबर यह है कि जिनेवा में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सादिक सरदार अयाज ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इस पर बिहार की बेटी, लोकसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे दुनिया में भारत का पक्ष और ज्यादा मजबूत हुआ। इन्होंने 151वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। इन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है और हमेशा रहेगा। दूसरी खबर यह है कि दिवाली कल बीत चुकी है, लेकिन गोवा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। खासकर विक्रांत को लेकर जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, उससे पाकिस्तान सहमा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वदेशी INS विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो INS विक्रांत है। ये वही विक्रांत है जिसने पाकिस्तान की रातों रात नींद उड़ा दी। देखिए एक रिपोर्ट। तेजस से मोदी का तेवर, खत्म टेरर का सेंटर, आतंकिस्तान का अंत तय, मुनीर सेना में भय, मोदी का प्लान POK, भारत रहेगा लेके। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का हौसला पस्त कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यह खत्म नहीं हुआ है। इस खौफ से पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना की नींद उड़ी हुई है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत की नजर है। अगर उसका रवैया उकसाने वाला हुआ तो वह मिट्टी में मिल जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा। PM मोदी ने इस साल की दिवाली भी सैनिकों के बीच मनाई। INS विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी INS विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है, जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे। वो है INS विक्रांत। गोवा के पास INS विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए इसलिए PM मोदी ने कहा कि अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है कि विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। हमारा INS विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी INS विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने
अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान जिनेवा में 151वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में भी चारों खाने चित हो गया। भारत की महिला सांसद अपराजिता सारंगी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। दरअसल पाकिस्तान के स्पीकर सादिक सरदार अयाज ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तो इसी को लेकर बीजेपी सांसद अपराजिता ने उसके जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उनके इस दमदार बयान ने न सिर्फ भारत की मजबूत स्थिति को दुनिया के सामने रखा, बल्कि पाकिस्तान के झूठे प्रचार को भी बेनकाब कर दिया। I exercise my right of reply with regard to the statement made by Mr. Sadiq Sardar Ayaz, Speaker of the National Assembly of Pakistan, in this 151st Assembly of the IPU. We deplore the attempt by Pakistan to politicize this forum and to bring in unwarranted references to issues which do not fall within the purview of this assembly. Quite habitually, Pakistan attempts to indulge in propaganda and makes baseless allegations against India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and shall always remain an integral and inalienable part of India. बेशर्म पाकिस्तान अपने सूबों पर और देश पर ध्यान नहीं देता। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हैं। देश में टीएलपी का प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है। पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से परेशान हैं और जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर भारत में शामिल होना ज्यादा बेहतर समझते हैं। भारत तो पाकिस्तान से पीओके आज न कल छीन लेने वाला है। पाकिस्तान को इसका होश ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह विदेशी मामलों के जानकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास सबसे पहले चलेंगे। स्वर्ण सिंह जी, इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कर चुका है। एक बार जो जिनेवा सम्मेलन हो रहा है जिसमें भारत की सांसद अपराजिता सारंगी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है और बताया है कि हर मंच पर आप बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था, है और भविष्य में भी रहेगा। क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तमाम सारी परिस्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो चुकी है, बावजूद इसके बार बार वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों उठाता है? पाकिस्तान इस तरह से बार बार उसी मुद्दे को अलग अलग मंचों पर उठाकर केवल यही जतलाता है कि उसके पास शायद विश्व में कुछ योगदान देने की हैसियत नहीं है। जबकि भारत जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता है तो भारत ये कोशिश करता है कहने की कि किस तरह से दूसरे देशों से तालमेल बनाकर जो उस मंच का विषय हो, जो उस मंच का उद्देश्य हो, उस मंच के उद्देश्य को आगे कैसे ले जा सकता है। तो ये फर्क साफ है, जाहिर बार बार हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको जानता है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस मंच पर बैठे हैं उसके उद्देश्य में अपना योगदान नहीं देकर अपनी पुरानी बात को बार बार सामने रखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता उस मंच के लिए, तो आपकी अपनी साख पर ही एक तरह से चोट लगती है। और हालत यह है क्योंकि बार बार पाकिस्तान इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करता है तो दो टूक जवाब भारत के जो वहां प्रतिनिधि होते हैं उनको देना पड़ता है। पर भारत की जो इसमें योगदान रहता है, जो प्रतिनिधित्व रहता है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, उसमें आप अक्सर देखेंगे कि भारत तो बहुत सकारात्मक रूप से
पहले तो अलग अलग उदाहरण पेश करता है कि हमने अपने देश में अपने नागरिकों को किस तरह से उसी उद्देश्य को लेकर कितना कुछ हमने जमीन पर उतारा है, और क्या उस उदाहरण को लेकर फिर दूसरे देशों से जुड़कर जो मंच का उद्देश्य है उसको आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। वो भारत का रुझान और ध्यान लगातार बना रहता है जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत के अलग अलग प्रतिनिधि जाते हैं। पर ये पाकिस्तान अपने एक छोटा होने की ही एक तरह से उदाहरण सामने बार बार पेश करता है कि जिस बात का कोई मतलब नहीं है इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उस पर भी यहाँ ये बात लेकर कहना, जबकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से जो हुआ है उसको कुछ सबक लेना चाहिए था उससे। तो मुझे लगता है कि भारत को केवल उसका जवाब देना चाहिए, पर उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत की साख आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर बड़ी अलग है, और भारत को लगातार यही कोशिश करनी होगी कि किस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं, उनको सुलझाने में दूसरे देशों के साथ जुड़कर किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो कम से कम भारत को अपनी बात को पाकिस्तान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ना भारत रखता है सीमित वहां तक, और अपनी बड़ी बात जो सामने भारत करना चाहता है वो जरूर करता है। पर हाँ, ये भी ठीक है कि उस जवाब का सटीक जवाब देना, उस बात का सटीक जवाब देना भी जरूरी हो जाता है भारत के प्रतिनिधित्व के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब पाकिस्तान की सरकार से आए हुए सरकार के हिस्से या जनप्रतिनिधि इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना ही होता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, दूसरा INS विक्रांत जो कि स्वदेशी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसका एक संकेत भी दिया और ये बताया भी पाकिस्तान इस बात को बहुत गंभीरता से समझे कि हमने जो आतंकी ठिकाने उनके ध्वस्त की हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो बेवजह की फालतू हरकतें करना बंद कर दे। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान की फिक्रत सब जानते हैं। पाकिस्तान विश्व में जाना जाता है एज अ रोग स्टेट विच यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने खुद देखा यूएन असेंबली में किस प्रकार से इजराइल ने साफ शब्दों पर, उसके बाद चाहे इजराइल ने कहा कि हमें उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिस शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही एक आतंक का सौदागर है पूरे विश्व भर में, तो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी बाज नहीं आएगा। आज नहीं, 1947 से लेकर के लगातार पाकिस्तान की फिक्रत रही है भारत विरोधी और आतंक को फैलाना। यहां तक कि जब पाकिस्तान आजाद और आजादी मिली पाकिस्तान को, उससे पहले पाकिस्तान आजादी से पहले कह रहा था कि अगर मुझे फौज नहीं दी गई तो हम आजादी को भी टाल सकते हैं, हमें फौज की सबसे सख्त जरूरत है। इसलिए आजादी से पहले 4 लाख में से वो 1.5 लाख लोगों को वो पहले गए और फिर उन्होंने आजादी दी। तो ये तो पाकिस्तान की फिक्रत है। पाकिस्तान जिस प्रकार से शुरुआत से ही लगातार भारत विरोधी मतलब उनका जो रोटी पकती नहीं है जब तक कि वो भारत के विरोध में, और खासकर उनकी फौज है उसका खास मकसद ही है, उसका अगर अस्तित्व है तो उसका अस्तित्व है भारत के विरोध में बात करते रहना, और जिस तरह के जो मुंह में आता है वो बकते रहो, कुछ भी कहते रहो, लेकिन अपने आप का रेलेवेंस रखने के लिए। इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान बार बार, जब भी 1971 में बांग्लादेश का जब बना, उसके बाद जो लड़ाई हम लोगों ने जीती, जिस प्रकार से सिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ, 93,000 उनके PWs वापस किए गए, उस वक्त एक ही बात थी कि कोई भी इश्यूज जो होंगे बायलैटरली डिसाइड होंगे, और बायलैटरल को छोड़ करके पाकिस्तान हर वक्त हर जगह पे, और जिस प्रकार से अपराजिता सारंगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो उन्होंने जवाब दिया, वाकई काबिले तारीफ, बिल्कुल सख्त और साफ कि आप बार बार इस तरह के जो मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है, इसके कोई माने नहीं है, जिस मकसद के लिए आप उधर आए हैं वो मकसद छोड़ करके आप इधर उधर की बातें करते हैं, और जिस प्रकार से जवाब दिया बहुत अच्छा। मुझे लगता है पाकिस्तान लेकिन सुधरेगा नहीं। अगर हम समझते हैं पाकिस्तान सुधरेगा, पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा जब तक पाकिस्तान एक देश है अपना, जो हमारा पड़ोसी है,
हम समझ सकते हैं कि कम से कम मुझे नहीं लगता है कभी भी पाकिस्तान सुधर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ही और उसका जो नींव है वो है हेट इंडिया, और जिसकी नींव ही हेट इंडिया है, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छा रहेगा, सुधरेगा? ये सुधर सकता नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व फौज के, उनके फौज का अस्तित्व ही भारत के विरोध में रहना और इस तरह की बातचीत करना। और आसिम मुनीर अब जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो तो बिल्कुल ही रेडिकलाइज्ड आदमी है, एक इसमें कोई शक ही नहीं है। और उनके खुद जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, वो जिस तरीके से बातें करते हैं कि हम और फौज बातचीत करके हाइब्रिड तरीके से एक सरकार चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये क्या दर्शाता है कि हम लोगों को कितना भी कर ले, मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान को इग्नोर करना बहुत जरूरी है, लेकिन सतर्क रहना बहुत निहायत जरूरी है, क्योंकि इग्नोर करना है लेकिन उसको जवाब देना, और ऐसा जवाब देना जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्यों लेकर के इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कहे, या ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से, तो मुझे लगता है पाकिस्तान हर मंच पर उसको बेशरम होने के नाते उसका जरूर उसकी फिक्रत को बार बार बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कभी सुधरेगा नहीं, कभी भी नहीं सुधरेगा। अगर हम समझ सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी बात करने से ये कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोच है वो सोच वो बदली कर नहीं सकते, ना करेंगे। जैसे कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा, वैसे ही पाकिस्तान की फिक्रत वैसी थी, है और आगे भी रहेगी, इसमें भी कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। मनोज जी, मेरे साथ स्वर्ण सिंह जी मौजूद हैं। स्वर्ण सिंह जी, भारत को लेकर तो बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर को लेकर भी बातचीत हुई और उसका भारत के सांसद ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन यहाँ पर बच्चों के अधिकारों को लेकर बातचीत हुई, यहाँ पर खाने की समस्या को लेकर बातचीत हुई। आज भारत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सब गरीब है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसको ये योजना सपोर्ट कर इसलिए दे रहा है। बच्चों को लेकर यहां पर हुआ, भारत में नित्य प्रयास लगातार बच्चों के लिए किए जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां पर भुखमरी है, खाने को उनके पास आटा नहीं है, वहां के खाने की चीजों की समस्या इतनी है, उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति को, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे पहले अपनी तस्वीर तो देखे। देखिए, भारत अन्न के पर्सपेक्टिव में अन्न के लिए आत्मनिर्भर है कई दशकों से, और लगातार आपने देखा होगा कि भारत न केवल अपने नागरिकों को खाना मुहैया कराता है, पर उस पर आप देखें प्रधानमंत्री लगातार अब किस तरह का खाना खाना चाहिए, तेल कम खाना चाहिए, ओबेसिटी कम होनी चाहिए, तो सेहतमंद कैसे होना है उस तरह का खाना खाने पर ध्यान है अब भारत का। और उसके अलावा जहां पर भी मुश्किल में आते हैं कोई दूसरे देश, चाहे पड़ोस में हो चाहे दूर दराज में हो, हाल ही में आपने देखा कि यूक्रेन में लगातार भारत ने मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की है, गाजा में भी लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। और ठीक उसी तरह जब 2004 में सुनामी आया, तो तब से भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन की तरह से भी जाना जाता है कि जब पड़ोस में मुसीबत आती है तो सबसे पहले सहायता देने वाला देश जो है वो भारत होता है। उसमें चाहे पानी हो, अन्न हो, दवाइयाँ हो, या दूसरे डॉक्टर्स वगैरह को भेजकर सहायता देने की कोशिश हो, तो भारत की जो बदलती हुई छवि में संपन्नता है और उसमें अन्न को लेकर आत्मनिर्भरता है भारत की, वो लगातार एक तरह से भारत की शक्ति का स्रोत बना हुआ है। और इसीलिए न केवल भारत अपने नागरिकों को अन्न मुहैया कराता है, पर किस तरह का अच्छा श्री अन्न की पूरी तरह से जो अभियान चला हुआ है उसको भी आप देखें कि अच्छे सेहत के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए किस तरह के नागरिकों को तैयार करना है ताकि वो नवाकार शोध और उत्पादन में लगातार योगदान दें। और भारत इसके अलावा बाहर में दूसरे देशों को भी यहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत होती है तो जितनी हो सकता है उतना अन्न मुहैया कराता है, मानवीय सहायता पहुँचाता है वहाँ तक। और मुझे लगता है कि भारत का जो कंपैरिजन है या मुकाबला है पाकिस्तान से करना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। दोनों बहुत ही अलग तरह के समाज हैं, दोनों अलग तरह के देश हैं, दोनों की
संस्कृति बहुत अलग है और आर्थिक व्यवस्था का तो साफ जाहिर है। भारत की मैं अक्सर कहता हूं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान से 45 गुना बड़ी हैं, आर्थिक व्यवस्था 8 गुना बड़ी है, वगैरह वगैरह आंकड़े दिए जा सकते हैं। तो ये आपस में मुझे लगता है ये कंपैरिजन करना ही बहुत एक तरह से अजीब लगता है, क्योंकि भारत बहुत अलग कड़ी में जुड़ चुका है। आज बड़ी ताकतों में उसको शामिल करके लोग देखते हैं, समझते हैं और उससे हिस्सेदारी साझेदारी बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। पाकिस्तान अपना राग अलापता रहता है, उसकी वजह अलग है कि उनके घर में जो फूट है, मिलिट्री का शासन है, सेना देखें आप पिछले 75 वर्षों में 35 वर्ष तो सेना सीधे सीधे सत्ता में रही है और दूसरे वर्षों में वो परोक्ष रूप से सत्ता पर अपना काबिज रहती है। वो जिनको चाहती है ले आती है, जिनको चाहती है हटा देती है, कभी विदेश में भी भगा देती है नेताओं को। तो सेना से जो सत्ता चलती है पाकिस्तान में, उसका रुझान पाकिस्तान का भारत के प्रति आक्रोश वाला रहेगा। इस तरह की बातें लगातार होंगी। मुझे लगता है एक स्तर तक हमें इन चीजों का जवाब तो देना ही होगा, पर हमारी सोच, हमारा योगदान, हमारा दर्शन, हमारा दृष्टिकोण अलग है और बड़ा है, ये भी बात हमें समझनी होगी। इसलिए बहुत ज्यादा हमें उस पर जोर शायद नहीं देना चाहिए कि भारत पाकिस्तान आपस में किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनका कंपैरिजन नहीं है, वो दोनों बहुत अलग देश हैं आज, और उनका जो दृष्टिकोण है, विदेश नीति है, वो भी उसी तरह से अलग है। पाकिस्तान का पूरा रवैया भारत से जुड़ा रहता है, उनको जनजीवन में भारत के अलावा शायद कुछ दिखता नहीं है। तो लगातार अलग अलग मंचों में जाकर वो फिर वही बात भारत के प्रति अपनी जो आक्रोश है वो दिखाते हैं। पर भारत को ये लगातार समझना होगा कि ये केवल एक इरिटेंट है, एक तरह से वो चिंता का विषय नहीं है, अपने आप में एक इरिटेशन का विषय है। आपको जवाब देना पड़ता है बार बार उन चीजों का, पर दूसरे देश भी ये समझते हैं। हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि इन दो देशों का आपस में मुकाबला नहीं है, इनका सोच अलग है, इनका योगदान अलग है, इनके समाज में परिवर्तन की जो परिवर्तनशीलता है वो अलग है। तो ये मुझे लगता है विश्व समझता है। इसलिए आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा देश जिस तरह से भारत से जुड़ते हुए नजर आते हैं वो बहुत अलग है। पाकिस्तान अक्सर दूसरे देशों में सहायता मांगने जाता है, जबकि भारत बहुत से देशों में आज सहायता देने भी जाता है जी। तो वो मुझे लगता है फर्क हमें समझने की जरूरत है और बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय नहीं है। हाँ, थोड़ी इरिटेशन का विषय जरूर है। आपने सही कहा कि थोड़ा इरिटेशन का विषय है, चूंकि UNHRC का मुख्यालय वहां पर है और अभी हाल ही में 60वां जो सत्र वहां पर चल रहा था, उस 60वें सत्र के दौरान जिनेवा में यूनिस सरकार के खिलाफ नारे लगे और तमाम जो समर्थक हैं शेख हसीना के वो वहां पर पहुंच गए। उन समर्थकों को शेख हसीना ने अपने फ़ोन पर संबोधित किया। इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि वहां पर किस तरीके से सत्ता हथियाई गई है ये सब ने देखा है। और उसके बाद सत्ता हथियाने के बाद जब यूनिस सरकार आए हैं तो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान वहां पर सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की ISI वहां पर पहुंच गई है, पाकिस्तान की आर्मी वहां पर पहुंच गई है, भारत के खिलाफ लगातार स्वर देखे जा रहे हैं, मानव के अधिकारों को कुचला जा रहा है। तो इस मानव के अधिकारों को कुचलने में यूनिस सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन वहां मानव के अधिकारों को कुचलने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया। तो वो पाकिस्तान जो मानव के अधिकारों को कुचल रहा है POK में, जो मानव के अधिकारों को कुचल रहा है बलूचिस्तान में, जो मानव के अधिकारों को कुचल रहा है खैबर पख्तूनवा में, वो भारत की बात कर रहा है, वो कश्मीर की बात कर रहा है। संजय जी। मनोज जी, जैसे स्वर्ण सिंह साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पाकिस्तान एक इरिटेंट है, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू बहुत जबरदस्त है क्योंकि उसके जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और जो पाकिस्तान की फौज ने ISI को पाल रखा है और जिस प्रकार से ISI बना, आप देखेंगे कहीं पर भी मौका मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बांग्लादेश में जाकर के जैसे लगा उनको कि यूनिस सरकार जो है किसी का एक पिट्ठू बन करके उधर है, और जिस प्रकार से अचानक वहां पे एक जमात का जो मैं कहूँगा एक प्रभाव बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, और जैसे ठीक कहा आपने शुरुआत में, कि आत्मनिर्भर का प्रतीक और प्रतिबिंब किसका, कि सैन्य शक्ति का, वो ये सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसको यही नहीं मालूम चल रहा है कि सब और ऑल फ्रंट पाकिस्तान मार खा रहा है। पाकिस्तान के बीच में भी
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अब बलूचिस्तान में देख लीजिएगा, बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है। खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिएगा, वहां पे खुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार से उनके सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी की नींद हराम कर रखी है, 600 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं पिछले साल। इस साल अभी तक 700 के आसपास फौजी मारे जा चुके हैं, आप समझ सकते हैं। और अब पाकिस्तान जिस प्रकार से, एक तो बार बार बोल रहा है, अभी आईपीयू में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान का सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे पाकिस्तानी, और उनके आसिफ जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं जो तालिबान है वो तो भारत का प्रॉक्सी है। तो आप समझ सकते हैं तालिबान को खड़ा किसने किया, उन्होंने किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहां से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान की जमीन से, कहां पे, खैबर पख्तूनख्वा से, अपने ही लोगों के ऊपर अपने ही हवाई जहाजों से उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ये क्या है, पाकिस्तान कोई नॉर्मल देश है क्या, ये एक रोग स्टेट है। तो जब, और ये पूरे विश्व जानता है, क्योंकि ट्रंप साहब ने उनको बुलाया 2-3 बार, तो अब उनके सर में एक बात पड़ गई, हम तो एक बहुत बड़े हैं, हमारा वही कह रहे, सऊदी अरेबिया से डील किया, क्या मिला उनको, लगा होगा कि अफगानिस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान के, वो तो सऊदी अरेबिया मदद करने के लिए कोई आया, कोई नहीं करेगा पाकिस्तान की मदद। और अभी भी सीज फायर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है वो कतर की मध्यस्थता से हुआ है, और कतर के मध्यस्थता से उन्होंने माना है, लेकिन पाकिस्तान की फिक्रत जो है वो बदल नहीं सकती है। और यही कारण है अब वो सोचता है कि कहीं बांग्लादेश में जाकर के ईस्टर्न फ्रंट वो बार बार, और आसिम मुनीर एक्सटेंशन में है, फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनको लग रहा है कि और बिल्कुल स्वर्ण सिंह साहब ठीक कह रहे हैं, पिछले 70 साल में आए इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिमोट कंट्रोल, पाकिस्तान का कंट्रोल तो पाकिस्तान की फौज के पास ही है। तो ये जो पाकिस्तान है और हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी तो हम बदली कर सकते नहीं, लेकिन सतर्क हमें जरूर रहना है, क्योंकि वो किसी की भी गोदी में जाके बैठ जाता है अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो चीन को हो चाहे अमेरिकन की गोदी में, अपने स्वार्थ के लिए वो कहीं भी चला जाएगा और अपना उल्लू सीधा करेगा। इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अंदरूनी सतर्कता बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी फौज की है, वो बहुत जरूरी है। तो ये जो है इस उपलक्ष्य में जिस प्रकार से भारत धीरे धीरे करके उस मैदान पे जा पहुंच रहा है, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, अब फौज जो पूरे विश्व में 4th लार्जेस्ट आर्मी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो ये सबको देखते हुए हमें यकीन करना है कि हमारी जो हम लोगों ने जो व्यवस्था है हमारी बिल्कुल भिन्न है। पाकिस्तान तो सिर्फ एक ही चीज जानता है ना, आतंक, एक्सपोर्टर ऑफ आतंक एंड मेकर रेडिकलाइज, वहां पे लोग, और सिर्फ पूरा देश आतंक आतंक आतंक। हिंदुस्तान में आतंक है ही नहीं, हम तो आतंक के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे दुनिया चांद पे पहुंच रही है, स्पेस है, साइबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, वेलफेयर है, सब कुछ चलता है, लेकिन वहां पे वैसे कुछ नहीं है। यही एक बहुत बड़े जो फर्क है दोनों देशों के बीच में। लेकिन पाकिस्तान क्यों, जैसे बार बार स्वर्ण सिंह साहब कह रहे हैं, एक इरिटेंट है, इट हैज ए न्यूसेंस वैल्यू, और वो न्यूसेंस वैल्यू वो इस्तेमाल करना जानता है, जो 47 से लेकर के आज तक और आगे भी करता रहेगा। इसमें भी कोई दो शक नहीं, क्योंकि उसके जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, चीन भी उसको इस्तेमाल करता है, अमेरिका भी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसी तरीके से अपना एक उल्लू सीधा करके चला हुआ है। 24 बार IMF से उसने लोन लेकर के अपना नैया पार करने की कोशिश करता है। तो ये पाकिस्तान बहुत एक है देश, लेकिन अलग अलग हिस्सों में टूटने के कगार पर है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे सिंध है, पंजाब है, ये सब अलग अलग होंगे तभी पाकिस्तान, मुझे लगता है, क्योंकि पंजाबियों का जब तक वहां पे वर्चस्व रहेगा फौज के अंदर, और नॉर्मल इलीट जो है कहते हैं वो सब पंजाबी है वहां पे, इसके कारण वहां पे ना बलूचियों को पसंद है, ना पश्तूनों को पसंद है, ना सिंधियों को पसंद है, ना मुहाजिर उनसे पसंद, उनके साथ रहते हैं। तो पंजाबी और बाकी ये जो एक लड़ाई झगड़ा, अंदरूनी जो लड़ाई झगड़ा है, और आप सब जानते हैं इकोनॉमिक के लिए क्या हालत है पाकिस्तान की। तो ये जो है, पर क्यों ऐसा देश जो हमारा पड़ोसी और जिसमें कुछ भी अस्तित्व नहीं, उसकी कुछ की हिम्मत नहीं, कुछ दूसरों के ऊपर निर्भर, हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ऐसे देश जो पड़ोसी है हमारे। स्वर्ण सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। स्वर्ण सिंह जी, पाकिस्तान वो बिगड़ैल बच्चा है
जिसे पता है कि उसे चांद नहीं मिल पाएगा, फिर भी मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, वह अपनी ज़मीन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ही रट लगाए रहता है, मुझे चांद चाहिए। और भारत को इसमें कोई आश्चर्य भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। वो जाएगा तो कश्मीर की बात करेगा, वो बार बार इसी बात का जिक्र करेगा। उसके पास जो अपना खुद का है वो संभाल नहीं पा रहा है। हम बलूचिस्तान के हालत को देख रहे हैं, हम खैबर पख्तूनवा के हालत को देख रहे हैं, हम पीओके के हालत को देख रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान की सेना का विरोध हो रहा है, पुलिस पिट रही है, वहां के अधिकारी पिट रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही वहां पर विद्रोह हो रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। और अगर तालिबान भारत आ जाता है, तालिबान की सरकार के प्रतिनिधि भारत आ जाते हैं, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। पाकिस्तान फिर उलझुल बातें करने लगता है। जबकि अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान को हथियार दिए हों, लेकिन भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत ने जितनी भी मदद तालिबान की है, अफगानिस्तान में की है, वो विकास की परियोजनाओं का की है। तो भारत हमेशा सृजनात्मकता की बात करता है और पाकिस्तान हमेशा नकारात्मकता की बात करता है। वो प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा रहता है, जिसका विरोध सांसद सारंगी ने किया है, लेकिन भारत ऑथेंटिक बात करता है। हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, तो पाकिस्तान ने कहा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जिसके सबूत और सच्चाई दिखाई नहीं दी। लेकिन भारत ने जब घर में घुस के मारा तो उसके सबूत भी दिए। और कल भी INS विक्रांत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मारा है और फिर मारेंगे अगर सुधरो नहीं। तो ये जो कूटनीति है भारत की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का विरोध और उसके बाद फिर सृजनात्मक तौर पर, चाहे वो भारत हो, भारत के पड़ोसी मुल्क हो, भारत के सहयोगी हो, वहां पर विकास की बात करना, सृजन की बात करना, इस कूटनीति को आप कैसे देखते हैं? आपने जिस तरह से अभी इस प्रश्न की शुरुआत की, तो मुझे याद आया कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक जाने माने राजनेता हैं भारत में। उन्होंने कहा था कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना, इसमें फर्क होता है। तो ये दोनों देशों का मुकाबला है नहीं बिल्कुल। अब आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, आप देखें सबसे पहले वहां कौन गए थे? वहां भी ISI के मुखिया ही सबसे पहले वहां पहुंचे थे। और वो समय ऐसा था, अगस्त 2021, आपको याद होगा, जब शुरू से ही पाकिस्तान की कोशिश थी कि ये तालिबान तो हमारा ही एक तरह से तैयार किया हुआ दल है और हमारी बात सुनेगा, हमारी मर्जी से चलेगा। पर तालिबान जो दूसरी बार आया है अभी 2021 से, उन्होंने कहा कि हम अपनी राजनीति, अपनी विदेश नीति अपने तरीके से चलाएंगे, उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और हम भारत के विरोध में बात नहीं कहेंगे। और 4 वर्षों में धीरे धीरे फर्क ये हुआ कि उनके विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आते हैं और भारत से कहते हैं, भारत में कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए ब्रिटानिया से, सोवियत संघ से, अमेरिका से, जिन्होंने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की अफगानिस्तान से और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उसके बाद जाहिर है कि रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा हाफिज आसिफ, वो कहते हैं कि आप तो भारत की प्रॉक्सी हैं। ठीक उसी तरह से बांग्लादेश में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इतिहास को बदल दें, राजनीति को बदल दें। और उसमें जो मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस, वो लगातार सत्ता में बने रहने की कोशिश में है और चुनाव कराने में उन्होंने थोड़ी सी देरी कराई है। मुझे लगता है चुनाव के बाद अब जो नई सरकार बनेगी, जो अपने राष्ट्र हितों को आगे ले जाने की कोशिश करेगी, उनको भी तालमेल समझ आएगा कि किसका पलड़ा भारी है और किस देश के साथ जुड़ने से विकास होगा और किस देश के साथ जुड़ने से जो है असुरक्षा, अस्थिरता पैदा होगी अपने देश में। तो वहां भी मुझे लगता है चुनावों के बाद आप देखें कि रुझान जो भारत के प्रति है वो शायद बदलेगा। और उसी के चलते आपने जो प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में INS विक्रांत से कहा कि विक्रांत का तो नाम सुनते ही पाकिस्तान में नींद उड़ जाती है। उसकी बड़ी खास उसके पीछे संदेश है। इतिहास में आप देखें कि पहले INS विक्रांत हमारा जो युद्धपोत था वो नेवी में 1961 से शुरू करके 1997 तक रहा और उसका बहुत बड़ा योगदान था 1971 में जब बांग्लादेश बना, उसकी लड़ाई में पूरा उन्होंने एक तरह से नेवल ब्लॉकेड करके ये एक तरह से तय किया कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान हथियार डाल देगा।
आपको याद होगा कि वो पश्चिमी तट से उन्होंने पूरे जो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो चिट्टागोंग हो, कॉक्सिस बाजार हो, खुलना हो, पूरे पोर्ट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को विध्वंस किया था, रोक दिया था वहीं। और उसके बाद भी आज तक कोई पाकिस्तान की नेवी ने सबक नहीं सीखा है। उसके बाद आज भी भारत की नेवी से आधी से भी छोटी संख्या है उनके युद्धपोतों की। और उसके अलावा आप देखें, उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है पाकिस्तान के पास, उनके पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, कोई फ्रिगेट्स नहीं है। तो मतलब मैं बार बार वही कह रहा हूं कि मुकाबला नहीं है, फिर भी लगातार वो, क्योंकि अंदरूनी राजनीति उनकी ऐसी है कि भारत के प्रति उनको आक्रामक रुख बार बार दिखाने से लगता है कि अपना देश जुड़ा रहेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो पंजाब है, जो सिंध है, जो अधिकृत कश्मीर है उनके पास, उनको लगता है कि उनको यदि आपस में जोड़ के रखना है तो भारत का एक हवा जो है, वो एक खतरा है, वो लगातार उसको बनाए रखना होगा ताकि एक अपना देश जोड़कर टूट न पड़े, टूट न जाए। इसके लिए तो वो उनकी एक तरह से मजबूरी भी हो सकती है, या सेना को अपना दबदबा रखना है उसकी वजह से हो सकता है। तो बार बार यही कोशिश करनी होगी। मैं तो अक्सर ये भी कहता हूं कि पाकिस्तान में अस्थिरता भारत के लिए अच्छा नहीं है। वो अपने देश में बने रहें किसी तरह से, वही भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि पिछली बार जब याद होगा कि उसमें अस्थिरता आई थी 1971 में, तो कितने करीब 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत में पहुंचे थे उसके बाद। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें नुकसान ना पहुंचाए पाकिस्तान, और कम से कम अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाए। यदि भारत उस तरह का भी कोई माहौल पैदा कर सकता है तो हमें ज्यादा उसको सीरियसली लेना नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं। क्योंकि वो एक इरिटेंट है और वो बना रहेगा, जैसे जनरल साहब ने कहा, तो वो लगातार ये चलता रहेगा अलग अलग मंचों में इस तरह की बातचीत। भारत भी जवाब देता रहेगा। पर भारत का जो आज एक तरह से जो शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन आपने देखा, चाहे वो INS विक्रांत पर प्रधानमंत्री के जाना और भाषण देना। इनफैक्ट आप देखें, पिछले दशक से हर दिवाली में प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ समय बिताना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे वो लद्दाख में हो, INS विक्रांत में हो। तो वो एक तो उनका मनोबल अच्छा करता है, पर विश्व भर में भी एक तरह से वो संकेत उससे जाता है। खासकर जो भारत के साथ जिनका तालमेल अच्छा नहीं है, उन देशों के प्रति भी एक तरह से संकेत जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार अपनी सैन्य शक्ति से जुड़े हुए हैं, और राजनीति की जो पूरी एक तरह से दिशा निर्देशन है सैन्य शक्ति को, वो सैन्य शक्ति को और भी ताकतवर बनाता है। और वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि उनका जो जुड़ाव है सैनिकों के साथ वो बना रहे। तो ये अलग अलग तरह से भारत को संकेत देने की एक तरह से अवधारणा उसको मान सकते हैं या तरीका मान सकते हैं। पर पाकिस्तान ये छोड़ देगा करना, मुझे लगता है ये कम से कम शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है। यदि वहां कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता है, चाहे वो टूटने से या स्थिरता से या समृद्धि से या कोई भी वजह से, तो शायद इसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने आप अपनी चीजों पर ध्यान देगा, भारत पर नहीं बार बार इस तरह की टिप्पणी करेगा। पर तब तक हमें ये कोशिश करनी होगी कि इसको केवल इरिटेंट की तरह से उसका प्रबंधन करने की कोशिश करें, और अपना जो पूरा ध्यान है वो किस तरह से भारत को विकास की ओर ले जाना है उसकी तरफ अपना ध्यान बनाए रखें। और कोशिश तो हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्वर्ण सिंह जी का, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय कुलकर्णी साहब का।